नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह। आज मैं चर्चा की शुरुआत किसी राजनीतिक उठापटक या फिर चुनावी खबर से नहीं, बल्कि उन विजुअल से करना चाहती हूं जिन्हें देखकर शायद आपका कलेजा कांप जाए, लेकिन हमारे देश के सिस्टम, सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया का कलेजा इससे बिल्कुल नहीं कांपता। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, न्याय दो या मार दो, न्याय दो या मार दो, आदिवासियों को शोषण करना बंद करो, किसानों को शोषण करना बंद करो। हमारा नाम सुमत रानी सुकवाहा के हैं और हमारा न पति का मुआवजा आया है, न बच्चा का मुआवजा आया है और हमारी जमीन छीनी गई है और घर डाल रहे हैं। अब मुआवजा कुछ नहीं आई, हमारी कुछ जमीन को मुआवजा दूसरे बाहरी आदमी का दे दिया है। मौसम में बीच नदी में अपना समय बिता रहा है और उसका भाग और उसके साथ उनसे माँ क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? क्या मांगेंगे आप? भारत माता की लड़ेंगे, लड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो। पानी बरसे चाहे आगी। आज हमारे अमरण स्थल का 6वां दिन है और चिता आंदोलन का 9वां दिन। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हमारा अमरण अनशन और ये आंदोलन जारी रहेगा। चिता आंदोलन के साथ साथ हमारा फांसी आंदोलन, मिट्टी सत्याग्रह और पानी सत्याग्रह भी चल रहा है। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारा आंदोलन और उग्र होता जाएगा। अगर हम सब में से किसी को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन की तानाशाही के कारण 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। फर्जी ग्राम सभा, कानून का पालन नहीं करना, जिसके कारण लोगों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ, भू अर्जन कानून के खिलाफ प्रशासन द्वारा तानाशाही करे, बेघर लोगों को मुआवजा दिए, उनके घर मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके जल जंगल जमीन उजाड़े जा रहे हैं, जबकि इसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं है और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में भी केस चल रहा है। इसके खिलाफ सरकार तानाशाही कर रही है, लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। लोगों के फर्जी नाम, अपात्र लोगों के नाम परियोजनाओं में मोटी रकम दी गई है। जो लोग पात्र हैं उनके नाम छोड़ दिए गए हैं या उन्हें आधा अधूरा मुआवजा दिया गया है। ये विजुअल्स पहले देखिए आप। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों की हैं, जहां गोंड और कोल आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग आज चिता आंदोलन करने पर मजबूर हैं। सोचिए, एक जीता जागता इंसान अपने हक के लिए सिंबॉलिक चिता पर लेटकर सरकार से कह रहा है, न्याय दो या मार दो। ये चीखें मध्य प्रदेश की उस जमीन से उठ रही हैं जहां 44,600 करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का महा प्रोजेक्ट चल रहा है। सरकार दावा करती है कि यह प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की किस्मत बदल देगा, लेकिन इस मंच से आज मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस 44,000 करोड़ से भी अधिक के भारी भरकम बजट में इन 6,600 विस्थापित परिवारों के हिस्से सिर्फ आंसू, पुलिस के फर्जी केस और ये चिताएं क्यों आई? इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनका 6.5 किलो वजन गिर चुका है। हालत लगातार नाजुक होती जा रही है, लेकिन इस तथाकथित संवेदनशील
सिस्टम का रवैया देखिए कि कूपी गांव के जिस इलाके में आंदोलन चल रहा है वहां के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से एक भी डॉक्टर या फिर प्रशासन की तरफ से एक भी दिन कोई भी मेडिकल टीम उनके वाइटल्स जैसे कि अमित के वाइटल्स जैसे कि ब्लड प्रेशर लेवल, शुगर लेवल चेक करने के लिए तक नहीं गई। जब भी कोई अधिकारी या एसडीएम वहां आता है तो ऐसे आरोप है कि न्याय देने के बजाय सिर्फ गुमराह करने की वो कोशिश करता है। बार बार एक ही रटा रटाया जवाब मिलता है कि हम कमेटी बना देंगे, नया सर्वे करा देंगे। पिछले साल अप्रैल में भी जब 12 दिन का चिता आंदोलन हुआ था तब भी यही झूठे आश्वासन उन्हें दिए गए थे। न्याय तो मिला नहीं, उल्टा अपने हक की आवाज उठाने वाले 250 से अधिक आदिवासियों और आंदोलनकारियों पर पुलिस ने आरोप है कि फर्जी मुकदमे ठोक दिए। जैसा कि आपने अभी सुना विजुअल्स में आंदोलनकर्ता अमित भटनागर को। द पब्लिक इंडिया चैनल के लिए मैंने एक स्टोरी भी की है आज, जिसमें कि आंदोलनकारी और पत्रकार पवन पटेल और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम जी को मैंने इंटरव्यू किया इसी मुद्दे पर। तो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे चल रहे भ्रष्टाचार के उस तंत्र का पर्दाफाश किया जिसे सरकारी फाइलों के पीछे छिपाया गया था। मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पवन जी से जब पूछा कि आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बताइए कि आपके मध्य प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। वहाँ अस्पताल जो है वो कागजों पर बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी कागजों पर बनी हुई है और जमीन पर आदिवासी मासूम ये इस तरीके से अपने हक के लिए चिता पर लेटे हुए हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? पवन जी ने जवाब में बताया कि इस प्रोजेक्ट में भू अर्जन कानून 2013 की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। ना तो कोई लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ और ना ही कोई ग्राम सभा बुलाई गई। फर्जी ग्राम सभाओं के दस्तावेजों के आधार पर आदिवासियों की जमीनें हड़प ली गई और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो देखिए। पवन पटेल ने खुलासा किया कि वहां एक खरियानी गांव है जहां देश की आजादी के बाद से ही आज तक कभी कोई मुस्लिम परिवार रहा ही नहीं, लेकिन कागजों पर बाहरी लोगों के नाम और एड्रेस जोड़ दिए गए और उन्हें लाखों करोड़ों का मुआवजा बांट दिया गया, एक बार फिर से कागजों पर। हद तो तब हो गई जब एक ही कमरे के मकान में 18 लोगों को मुआवजे का पैकेज दे दिया गया, यानी जो असली मूल निवासी हैं उनका मुआवजा दलालों और अधिकारियों के खाते में जा रहा है। और जब ये आदिवासी कलेक्ट्रेट या तहसील में अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो इनके आरोप है कि पुलिस इन्हें डंडे की नोक पर गंदी गंदी गालियां देकर भगा देती है। खुद पवन पटेल को सच रिपोर्ट करने के जुर्म में 2 दिन जेल में बंद रखा गया। इस चर्चा में शामिल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष गौतम जी ने तो सीधे सरकार की नीयत और उसकी विचारधारा को कटघरे में खड़ा कर दिया। संतोष जी ने रामचरितमानस की चौपाई का हवाला देते हुए कहा कि जासू राजप्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो प्रशासनिक स्तर पर संवाद का ऐसा अकाल क्यों है? ये सरकार केवल उद्योगपतियों के हित साधने और भ्रष्टाचार की मलाई खाने के लिए इस महाप्रोजेक्ट को बिना किसी पर्यावरणीय क्लियरेंस के जल्दबाजी में जो है वो पूरा करना चाहती है। संतोष जी ने कुछ और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के कारण 9000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का 583 हेक्टेयर हिस्सा भी जो है वो शामिल है। इसके लिए 45 लाख से अधिक पेड़ जो हैं वो काटे जाने की पूरी तैयारी, लेकिन ना तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की परमिशन ली गई और ना राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की और ना ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों का पालन किया गया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की ये सामंतवादी मानसिकता है कि जहां आदिवासियों के चेहरे पर यूरिन डिस्चार्ज किया जाता है, दलितों को प्रताड़ित किया जाता है और उनके हक को कुचला जाता है। पत्रकारिता में हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस, यानी कि बेजुबानों को आवाज देना, उनकी आवाज बनना। तो मैं आज इस मंच से
ये सवाल सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों से पूछना चाहती हूं कि चुनावी रैलियों में आदिवासियों को पूजने वाले और खुद को डबल इंजन की सरकार कहने वाले नेता आज इन विस्थापितों को एक सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास जो है वो क्यों नहीं दे पा रहे? पर्यावरण और वन्य जीवों की बलि चढ़ाकर इंसानी जिंदगियों को दांव पर लगाकर मिलने वाला ये पानी क्या वाकई बुंदेलखंड की प्यास बुझा पाएगा? क्या विकास की कीमत हमेशा समाज के सबसे कमजोर तबके को ही जो है वो चुकानी होगी? वहां पर नदियां उफान पर हैं, लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ का खतरा है, लेकिन जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो अपनी मांगों को लेकर उस नदी किनारे चिताओं पर डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि न्याय दो या मार दो। मैं उम्मीद करती हूं कि दिल्ली और भोपाल के एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुक्मरानों के बहरे कानों तक इन आदिवासियों की चीख पहुंचेगी और फाइलों के सुनहरे आंकड़ों से बाहर निकलकर उन्हें उनका असल हक मिलेगा। सोचिएगा जरूर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।